जी स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है, अब हम इसमें मॉड्यूल बी भी करेंगे, सी भी करेंगे, डी भी करेंगे। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो उसकी क्लास है, उसका ये सेकंड पार्ट है। अच्छा, इसमें मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपको कुछ फार्मूलाज के बारे में बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे स्टार्ट में आपके उसके अंदर भी दिए हुए हैं। जो आपके असाइनमेंट मैंने अपलोड किए है ना, उसके अंदर भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला इसके अंदर दिया हुआ है, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स के अंदर होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आप निकालते हैं, उसको अगर आप एवरेज इन्वेंट्री के साथ डिवाइड करें तो आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर आता है। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? एवरेज इन्वेंट्री निकलने का तरीका ये होता है कि लास्ट ईयर की जो एंडिंग इन्वेंट्री होती है और इस साल की जो इन्वेंट्री होती है, ठीक है, जो गिवन है, उन दोनों को उन दोनों की एवरेज ले लेते हैं, दोनों को ऐड करके टू पे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसे हो कि सिर्फ आपके पास एक इन्वेंट्री हो, तो सिंपली आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इन्वेंट्री से डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिखाता है कि आपकी इन्वेंट्री साल के अंदर कितनी बार जो है टर्नओवर हो रही है। यानी जैसे अगर इसकी वैल्यू सपोज 2 आ जाती है, तो इसका मतलब है एक साल के अंदर आपके पास जितनी भी इन्वेंट्री स्टोर करने की जगह है, वो सारी की सारी इन्वेंट्री आपकी एक बार बिकी, फिर दूसरी बार भी बिकी, तो 2x का मतलब है 2 टाइम्स वो टर्नओवर हुई, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री अगर आप निकालना चाहें तो इसी फॉर्मूले से ही आप निकालेंगे। यानी अगर इस फॉर्मूले को हमने लिखा है, मैं यहाँ पे इसको सपोज लिख दूं, मैं इसको लिख दूं कि ये इक्वल है? सॉरी, इक्वल है ये। अगर तो इक्वल है तो देखें, ये इन्वेंट्री टर्नओवर को मैं इधर डिवाइड कर दूंगा, एवरेज इन्वेंट्री इधर आ जाएगी। तो एवरेज इन्वेंट्री भी मैं अगर निकाल सकता हूँ, अगर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री टर्नओवर हो तो, इन दैट केस, ठीक है। तो कितनी एवरेज इन्वेंट्री होगी, तो आई कैन फाइंड आउट फ्रॉम द सेम फॉर्मूला। मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा ना। देखें, इसको एवरेज इन्वेंट्री को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें और इन्वेंट्री टर्नओवर को दोनों तरफ डिवाइड कर दें, तो इन्वेंट्री टर्नओवर इधर आ जाएगा और एवरेज इन्वेंट्री इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सेम ही फॉर्मूला है, इसकी दूसरी शेप में इसको यूज किया है। इसके मीनिंग भी यहाँ लिखे हुए हैं, शोज हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री इज सोल्ड एंड रिप्लेस ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक साल में कितनी बार सोल्ड हुई, यूज टू एस्टिमेट कैश टाइड अप इन द इन्वेंट्री। तो जितने आपका एवरेज इन्वेंट्री है, इसका मतलब इतना कैश आपका वहां पे स्टक हुआ हुआ है। जब तक वो इन्वेंट्री बिकेगी नहीं, तो आपका कैश वहीं पे स्टक रहेगा। बिकेगी तो कैश फ्री होगा ना वहां से। तो कैश फ्रीड फ्रॉम इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है कि आपकी जो पुराने पिछले इन्वेंट्री और नई इन्वेंट्री, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा। यानी पहले सपोज आप कह रहे थे कि आपकी पॉलिसी है कि आपने इतनी इन्वेंट्री रखनी है मिनिमम स्टॉक के अंदर, अब आप कह रहे हैं कि आपने उस पॉलिसी को रिवाइज किया है। तो अगर आपकी ओल्ड इन्वेंट्री ज्यादा थी और नई इन्वेंट्री कम है, तो इसका मतलब है आपका कैश फ्री होगा वहां से। तो जितने आपके ज्यादा पैसे उसमें लग रहे थे, पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या होगा कि कैश रिलीज हो। अगर नेगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब आपका और कैश इसके अंदर स्टक हो जाएगा, ठीक है। अगर नई इन्वेंट्री ज्यादा है आपकी पॉलिसी के हिसाब से, तो ये हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके अंदर हमें इसको समझ भी आएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। इस तरह से डेली क्रेडिट सेल्स है, तो जितनी आपके पास क्रेडिट सेल्स हैं, क्रेडिट सेल्स वो होती हैं जो अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर हो, यानी क्रेडिट सेल्स है आपकी, ठीक है। तो आपकी एनुअल क्रेडिट सेल्स नॉर्मली आपकी उसकी वैल्यू कहाँ से मिलती है? आपको इसकी वैल्यू इनकम स्टेटमेंट से मिल जाती है, या आपकी जो भी केस स्टडी होगी उसके अंदर वैल्यू सिनेरियो के अंदर गिवन होगी। उसको आप 365 से डिवाइड कर देंगे तो डेली क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, ठीक है। अगर टफ क्वेश्चन हो, तो उसमें अगर वर्किंग डेज अगर आपको दिया हो तो 365 से कम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ कंपनीज हैं वो छुट्टियां करती हैं साल के अंदर ना, तो जो छुट्टियां होगी वो माइनस हो जाएंगी इससे। वो टफ क्वेश्चंस के अंदर होगा। अगर ऐसा कुछ ना दिया हो तो सिंपली आप 360 या 365 से नॉर्मली डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये एजम्पशन ली हुई कि 365 का ही डे होगा, ईयर होगा। तो आप 365 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक दिन की क्रेडिट सेल्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये रिसीवेबल की कैलकुलेशन के अंदर हम डेली क्रेडिट सेल को यूज करते हैं। तो बेसिकली आप डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग के लिए इसको यूज करते हैं। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग क्या होता है? डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड जो आपका है आपके रिसीवेबल्स का, उसको हम ये कह सकते हैं डेज सेल डेली से डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इसको हम कहेंगे डेज सेल्स। सेल्स से मुराद क्रेडिट सेल होगी, ठीक है। सेल्स से मुराद इट्स क्रेडिट सेल्स, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, डीएसओ। और ये समझ लें कि
एवरेज कलेक्शन पीरियड और ये सेम होते हैं, ठीक है, एक ही चीज के दो नाम। हमने जब स्लाइड्स की थी, अगर आपको याद हो, तो स्लाइड्स में हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड भी इसको बोला था, ठीक है। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग किसके बराबर होगी? हम कहते हैं जो अकाउंट रिसीवेबल है, अब इसमें भी हम एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल की बात करते हैं। एवरेज वैसे ही निकलेगा, पिछले साल के रिसीवेबल और इस साल के रिसीवेबल्स, उन दोनों को आप देखेंगे, ठीक है। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स, ए आर कहते हैं इसको, डिवाइडेड बाय, आप कहेंगे डेली क्रेडिट सेल। तो डेली क्रेडिट सेल की अभी हमने बात की, एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय 365 डेली क्रेडिट सेल, ठीक है। तो ये आपके पास डेज आउटस्टैंडिंग, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड आता है कि आप कितने दिनों में जो अपनी उधार वाले पैसे हैं वो वापस लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले से उसने क्या फाइंड किया है? अकाउंट रिसीवेबल या एवरेज अकाउंट रिसीवेबल फाइंड किया। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो ये इधर आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दें तो ये इधर आ जाएगा। तो ये आपका, सॉरी, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, तो ये डेली क्रेडिट सेल और डीएसओ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेली क्रेडिट सेल डीएसओ मल्टीप्लाई होगा, ये एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के बराबर आ जाएगा। तो एवरेज अकाउंट रिसीवेबल जब आप निकालेंगे, तो ये आपको समझ आ जाएगी कि कितना कैश आपका रिसीवेबल्स के अंदर स्टक है, ठीक है। एवरेज इन्वेस्टमेंट इन कस्टमर क्रेडिट में आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। तो ये आपका अकाउंट रिसीवेबल आ गया। इस तरह से वेटेड डीएसओ है, वेटेड डीएसओ का मतलब है सम ऑफ कस्टमर्स वेट मल्टीप्लाइड बाय कलेक्शन डे, यानी कितने दिन कलेक्शन में लगते हैं, और कस्टमर्स जितने भी हैं उनका सम कर लेंगे उसके वेट का। तो ये आपका उस सूरत में होता है जब आपका कस्टमर टाइम पे नहीं पे करता, लेट पे करता है, तो उसमें वेटेड डीएसओ भी आप निकालते हैं। आगे यूज होगा तो मैं इसको आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नॉमिनल कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट है, ये हम डी आर बोल रहे थे इसको, यहाँ डी लिखा हुआ है, डी इज डिस्काउंट रेट, ठीक है। आर नॉर्मली हम यूज करते हैं, और स्लाइड में भी आर ही था, तो यहाँ डी है। आर ओवर 1 - आर, यानी आपका डिस्काउंट रेट कितना है? हमने कहा था जी सपोज 2% है, तो 1 - 2%, तो 0.98, यानी 2/98 अगर आप करते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 365, तो ये डी इज अ डिस्काउंट रेट, सच एज 2% को 0.02 लिखेंगे, ठीक है, और 1 - डी को 98% लिखेंगे, तो 2/98 ये हमने किया भी था। तो नेट जो डे हैं आपके वो कितने हैं नेट पे करने के, और डिस्काउंट के डे की हैं। नेट के डे फॉर एग्जांपल आपने जिस दिन पे किया, फॉर एग्जांपल आप 40th डे को पे करें, डिस्काउंट डे आपके 10 डेज थे, 2 10 एंड 30 की आपकी पॉलिसी थी, 2 10 एंड 30 की थी पॉलिसी सपोज। तो तो आप 30th डे को पे कर रहे हैं, तो नेट डे आपके 30 हो गए, डिस्काउंट डे आपके 10 हो गए, ठीक है। तो 30 - 10 करेंगे इन दैट केस, तो ये आपकी नॉमिनल कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। और जो आपका इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट आता है, वो हमने देखा था कि हम जो है उसको पर डे के हिसाब से निकाल लेते हैं ना। वैसे ये भी हम डे के हिसाब से ही निकाल रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 1 + डी करेंगे डिस्काउंट रेट, डिवाइड बाई 1 - डी करेंगे, ठीक है। और इसको हमने इसकी पावर लेनी है 365, और डिवाइड बाई डेज, जितने डेज आपने अवेल किए हैं उसके -1। ये हमारी उसमें स्लाइड्स में भी था, हमने किया था। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट हम देख रहे होते हैं उसके, कंपाउंड द पीरियोडिक कॉस्ट अक्रॉस अ ईयर। हम कहते हैं कि नॉर्मली जो हमारे पास जो डिस्काउंट रेट होता है, जो यानी आर जो होता है, इसमें डी हम कह रहे हैं इसको, तो वो डिस्काउंट रेट एनुअल होता है, तो हम उसको उतने दिनों के हिसाब से उसको काउंट कर रहे हैं, तो उसको दिनों में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और कैश कन्वर्जन साइकिल क्या होता है? इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये डीएसओ ही है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, माइनस पेएबल्स डेब्टर पीरियड, यानी आप पे कितने दिनों में करते हैं, तो इन सबको आप करते हैं। ये मैंने आपको कहा था, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी स्टार्ट में बात की, और पीछे हमने स्लाइड्स वाले लेक्चर में भी ये बात की थी कि आपकी क्रेडिट परचेजेस से लेके क्रेडिट सेल्स तक, और फिर उसकी क्रेडिट सेल्स से कैश रिसीविंग तक, और फिर जो आपकी क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट आप पे करते हैं उतने तक जो पीरियड होता है, उस सारे पीरियड को हम कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। यानी एक पूरे साइकिल के अंदर जब आप घुमाते हैं सारी चीजों को अपनी प्रोडक्शन के अंदर,
तो उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ डेज कैश इज टाइड अप इन ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल। तो ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल में इतने दिन आपका कैश उसके अंदर फंसा रहा। अच्छा, ये हम कर चुके हैं नीचे वाले प्रॉब्लम्स के जो फॉर्मूलाज थे, तो ये फॉर्मूलाज हम इसके अंदर यूज करेंगे। अभी आप क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ठीक है, और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन तो हमने कर लिए हैं। अच्छा, कुछ ये क्योंकि आपकी असाइनमेंट भी है, अब मैं आपको जो आपका मॉड्यूल बी है ना, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल का, इसके आपको सिर्फ दो क्वेश्चंस मैं आपको इसके करवाऊंगा, ठीक है। तो इन्वेंटरी टर्नओवर निकालना है और कैश रीड निकालना है। कोयटा डेट्स प्रोसेसर, आपको पता है कोयटा से डेट्स वगैरह आती हैं, वहाँ कंपनीज भी हैं, कुछ मशहूर कंपनीज भी हैं। जब जो रमजान आता है तो उसमें उनकी खजूरें काफी यहाँ आती हैं, सब जगह पे बिक रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें हम हमारे पास क्या करना है। इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है, आपने एवरेज इन्वेंट्री देखना है, कैश रिलीज देखना है कि आपका जब इन्वेंट्री को आपने कम किया तो कितना कैश आपका फ्री हुआ, ठीक है। हम इसके सिनेरियो को पढ़ते हैं। कोयटा डेट्स प्रोसेसर्स सेल्स, ये कंपनी का नाम है, सेल्स पैकेज डेट्स टू, खजूर को कहते हैं डेट्स, टू लार्ज ग्रोसरी चेन्स, जैसे इम्तियाज के ऊपर पड़ी होती हैं, और भी मार्ट्स हैं जो कराची के अंदर, वहां पे भी पड़ी होती हैं। लास्ट ईयर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज 180 मिलियन, ठीक है। 180 मिलियन आप कह रहे हैं कि उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है पिछले साल का। और इन्वेंट्री टर्नओवर भी उसने दे दिया 4 टाइम्स, 4x, 4 ठीक है। A new barcoding and warehousing layout system is expected to raise inventory turnover to 7.5, यानी 4 टाइम से बढ़ के इन्वेंट्री टर्नओवर आपका कितना हो जाएगा, 7.5 टाइम, 7.5x हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है आपकी सेल्स बढ़ जाएगी ना, तो बार कोडिंग और वेयर हाउस लेआउट सिस्टम की वजह से ये बढ़ जाएगा विदाउट रिड्यूसिंग सेल्स। आप कह रहे हैं सेल्स भी आपकी कम नहीं होगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कम नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी वही रहेगी, सेल्स भी वही। सेल्स आपकी क्या होती है, वो प्रॉफिट मार्जिन को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब ऐड करते हैं तो उसकी सेल्स पर यूनिट और ओवरऑल जितने भी यूनिट आपने सेल किए हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेल प्राइस को, तो आपकी सेल्स आ जाती है। तो ये सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इफेक्ट किए बगैर है। द ओवरड्राफ्ट रेट इज 18%। मैंने आपको कहा था कि कैश जब आपके पास कम हो जाता है तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हैं बैंक से। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर क्या लेता है, जब आपके पास पैसे नहीं है तो ये उसका इंटरेस्ट रेट है, यानी आपका कॉस्ट ऑफ डेट आप समझ लें शॉर्ट टर्म का, दैट इज 18%। और टैक्स रेट तो मैंने आपको बताया पाकिस्तान के अंदर 29% है, तो 29% होगा। ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक है। ऑल द वैल्यूज यू गॉट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गया, इन्वेंट्री टर्नओवर भी आ गया, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, कंप्यूट ओल्ड एंड न्यू एवरेज इन्वेंट्री। वो कहते हैं कि पुरानी एवरेज इन्वेंट्री निकालें और न्यू एवरेज इन्वेंट्री निकालें। तो हमने अभी अभी जस्ट नाउ हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उस फॉर्मूले को मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ। हमने कहा था कि हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मैंने लिखा था फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो आपने एवरेज इन्वेंट्री फाइंड करनी है, वो कहता है ओल्ड एवरेज इन्वेंट्री और न्यू एवरेज इन्वेंट्री निकालनी, ठीक है। ओल्ड इन्वेंट एवरेज इन्वेंट्री के लिए पहले जो आपका टर्नओवर था वो कितना था, आईटीओ कितना था, दैट वाज 4, इंप्रूव होके क्या हो गया, 7.5 हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो कह रहा है कि चेंज नहीं हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिड्यूसिंग विदाउट रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 180 है। तो यू सिंपली यू कैन फाइंड इट, आप पुराना निकालेंगे तो क्या आएगा 180, और एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज इन्वेंट्री इधर चली जाएगी, ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूँ एवरेज इन्वेंट्री, और आईटीओ इससे डिवाइड हो जाएगा। तो आईटीओ पहले 4 था, 4 से डिवाइड कर दें आप इसको, तो ये आ जाएगा ओल्ड जो एवरेज इन्वेंट्री थी, दैट वाज 45 मिलियन। और नई कितनी होगी, ये ओल्ड हो गई आपके पास, ठीक है, दिस इज ओल्ड। ओल्ड आपका इन्वेंट्री टर्नओवर 4 था। न्यू इन्वेंट्री टर्नओवर क्या है, 180 डिवाइडेड बाय
7.5। नया आपका जो इन्वेंट्री टर्नओवर है वो 7.5 है, ये आप करेंगे तो आपके पास 24। अच्छा, इस एक चीज का ख्याल रखिएगा, यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये न्यू आपकी एवरेज इन्वेंट्री। तो अगर आप देखें तो इन्वेंट्री जो है पहले ज्यादा आपकी एवरेज इन्वेंट्री थी, अब आपकी कम हो गई, ठीक है। एवरेज यानी जब आपका सेल ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री की जो अमाउंट जो लेवल है वो कम हो गया ना, सेल ज्यादा हो रही है, तो लेस इन्वेंट्री आपको स्टोर करनी पड़ रही है, उसकी कॉस्ट भी आपको जरा उसी हिसाब से कम पड़ेगी, ठीक है। तो ये पहले वाला पार्ट हो गया। वो कहते हैं कंप्यूट कैश फ्री बाय द सिस्टम। तो इसमें आप क्या कहेंगे, ओल्ड एवरेज इन्वेंट्री ले लेंगे। ये भी अभी हमने फॉर्मूला करा किया था, इन्वेंट्री माइनस न्यू। अगर ये पॉजिटिव आए तो इसका मतलब फ्री हुआ कैश, न्यू एवरेज इन्वेंट्री। तो ये इससे क्या निकलेगा, इससे कैश आपका, क्योंकि नो लेस कैश इज स्टक अप इन द इन्वेंट्री, कैश फ्री। तो ओल्ड इन्वेंट्री 45 थी, नई कितनी है, 24 है। तो अंदाजा करें कितना कैश आपका रिलीज होगा सेल इंक्रीज करने से। बिग कैश इज 21 मिलियन। 21 मिलियन का कैश आपका फ्री हो, ठीक है। तो फिर क्या निकालना है, कंप्यूट एनुअल प्री टैक्स एंड आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट सेविंग। तो आपकी इंटरेस्ट सेविंग कितनी होगी इसके साथ, वो आप देखें। ओवरड्राफ्ट का रेट जो है 18%, ठीक है। आप कहते हैं कि ये जो आपका 21 मिलियन बच गया, ये 21 मिलियन पहले कहाँ से कवर कर रहे थे आप, बैंक ओवरड्राफ्ट से कवर कर रहे थे। तो 21 मिलियन पहले आप, इसका मतलब है शॉर्ट टर्म लोन की सूरत में, ओवरड्राफ्ट की सूरत में आप यूज कर रहे थे। इसका जो रेट था, कितना रेट था इसका, 18% था। तो 18% इसका अगर आप निकालें तो कितना बनता है जी, यानी आपकी ये बनता है 3.78 मिलियन। तो इतनी अमाउंट आप जो है आपको फाइनेंसिंग से आप सपोर्ट कर रहे थे इसको, 21 मिलियन को। और उसके ऊपर जो आप पे कर रहे थे, इंटरेस्ट पे कर रहे थे, दैट वाज 3.78 मिलियन। ये आपका प्री टैक्स हो गया। और आफ्टर टैक्स क्या होगा, तो वो आप आफ्टर टैक्स के अंदर आपका टैक्स रेट आपका उसके अंदर आ जाएगा। यानी 3.78 तो मिलियन तो बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना पे करेंगे, तो वो 1 - टी आफ्टर टैक्स हो जाएगा। 1 - टी यानी 0.29 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्री टैक्स हो गया। प्री टैक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट सेविंग है, क्योंकि अब आपकी सेल इंप्रूव हुई तो इतना आपको ओवरड्राफ्ट नहीं लेना पड़ रहा। और ये आफ्टर टैक्स है, क्योंकि इतनी अमाउंट से आपके प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे ना। आफ्टर टैक्स जो है इंटरेस्ट सेविंग कितनी है आपकी, वो आप यहां से निकालें। तो ये 0.71 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा अराउंडेड 2.68 मिलियन। तो ये आपका पहला पार्ट, पहला क्वेश्चन हो गया इसका, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल गो विद दिस। बहुत आसान है, ठीक है, मुश्किल नहीं है, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में सिर्फ आपको समझा दूंगा, आप खुद करेंगे। उसके बाद तीसरा या चौथा प्रॉब्लम अगर आप कहेंगे तो वो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या है। इसमें वो कहता है रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट आपने देखना है, डीएसओ देखना है, डीएस सेल्स आउटस्टैंडिंग, एजिंग एनालिसिस आपने करना है, ठीक है। मुल्तान में जो केस स्टडी है वो क्या है, मुल्तान मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स मेडिसिन ऑन क्रेडिट टू क्लिनिक्स। क्लिनिक्स को आप जो है क्या करते हैं, मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स, एवरेज डेली क्रेडिट सेल निकाली हुई है 1.2 मिलियन है, यानी पर डे उसने निकाली हुई है 1.2 मिलियन है। एंड इट्स डीएसओ इज 24 डेज। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग इसकी 24 डेज है, ठीक है। द क्रेडिट मैनेजर प्रिपेयर्ड एन एजिंग पैटर्न फॉर द अकाउंट रिसीवेबल्स लेजर। उसने कहा कि कितनी एज आपको जो पैसे वापस मिलते हैं उनसे, क्लिनिक से, वो कितना टाइम लेते हैं। 35% जो रिसीवेबल्स हैं वो आपको पहले 30 दिन में मिल जाते हैं,
और 45% जो रिसीवेबल्स हैं वो आपको मिलते हैं अप टू 45%, यानी 31 से 61 डेज की 60 डेज के अंदर, और 61 से 90 डेज के अंदर आपको कितने मिलते हैं? इट इज 15%, और ओवर 90 डेज के बाद जो आपको मिलते हैं दैट इज 5%। तो ये अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये 100% बनेगा। ठीक है, तो 45% आपको रिसीवेबल्स मिलते हैं 31 से 60 डेज के अंदर। तो हमने क्या देखना है इसके अंदर? कैलकुलेट एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स निकालने हैं आपने। ठीक है, कि वो कितने होंगे। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने देखा था ऊपर। ठीक है, और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आपके पास निकल आएंगे। हमारे पास दोनों चीजें हैं, डेली क्रेडिट सेल भी है और डीएसओ भी है। तो हमने डीएसओ का फॉर्मूला ऊपर अभी लिखा था और एवरेज हमने निकाला भी था। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, एवरेज इन्वेंट्री निकाली थी, डीएसओ का फॉर्मूला नहीं यूज किया था। डीएसओ का फॉर्मूला ऊपर मैंने आपको बताया। चले मैं यही आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, आप खुद ही कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला बनेगा, हमने कहा था डीएसओ का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डेली डे सेल्स आउटस्टैंडिंग का। इट इज इक्वल टू एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल। ये मैंने ऊपर भी लिखा था। ठीक है, तो सिंपली आपके पास दोनों वैल्यूज मौजूद है। ठीक है, डेली क्रेडिट सेल भी है और डीएसओ भी है, तो आप अकाउंट रिसीवेबल निकाल सकते हैं। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल आपके पास निकल आएंगे यहाँ से। प्रिपेयर द रूपी अमाउंट इन ईच एजिंग कैटेगरी। ठीक है, तो कहते हैं कि रूपी अमाउंट निकालें इसके अंदर। तो रिसीवेबल आपके पास आ गया, तो सिंपली 35% निकाल लेंगे। 0 से 30 डेज के लिए कितने हैं, और वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो भी रिसीवेबल आएगा 45% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आपकी रुपीस के अंदर, मिलियंस के अंदर वैल्यूज इसके अंदर आपके पास आ जाएगी। ये भी हो गया, ये भी हो गया। इंटरप्रेट वेदर द डीएसओ अलोन इज सफिशिएंट फॉर क्रेडिट कंट्रोल। डे सेल्स, यानी एवरेज कलेक्शन पीरियड काफी है इसके लिए या कुछ और भी करना चाहिए? ठीक है, कुछ और करना चाहिए। जो पुराने जो आपके जो ये वाले जो पेमेंट्स हैं, इसकी जो अमाउंट निकलेगी वो आप देखेंगे, वो काफी बड़ी अमाउंट होगी। ठीक है, इसको, इसकी कलेक्शन के लिए कोई ना कोई पॉलिसी देनी पड़ेगी। ठीक है, कि पुराने वाले जो है वो वापस करें, तो आप इतना जो है ना जल्दी आप यानी वो उनको कोई या तो डिस्काउंट दे दें या कुछ ऐसा कुछ कर दें कि जो जल्दी वापस कर दें, या उनको कुछ, उनके लिए कोई मोटिवेशन आप डालेंगे इसके अंदर ना। ठीक है, उसको आप लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। इन दिस वे यू कैन डू दिस प्रॉब्लम। इस मसले को आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने आपको 1 2 3 तीनों पार्ट्स का बता दिए। यू कैन डू इट। ठीक है, बाय योर ओन सेल्फ, क्योंकि ये आपकी असाइनमेंट भी है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा जो है आप कह लें कि थोड़ा सा ट्रिकी है। तो हम देखते हैं इसके 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 जो ट्रिकी पार्ट को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें क्रेडिट टर्म्स हैं, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग है, और कलेक्शन पॉलिसी है, लाहौर टाइल हाउस के बारे में। ठीक है, तो इसमें आपने वो वेटेड डीएसओ को बेसिकली निकालना है। ठीक है, जो ऊपर हम बात कर रहे थे फॉर्मूलाज के अंदर वेटेड डीएसओ को, वो हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, लेट्स सी हम इसको कैसे निकालते हैं। पहले हम इसके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें। लाहौर टाइल सेल्स टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन टर्म्स 210 नेट 45 N45 है। एनुअल क्रेडिट सेल्स कितनी है? 365 मिलियन है, यानी पर डे कितनी हो जाएगी? 365 से ये 1 मिलियन बन जाएगी। ये जानबूझ के आसान रखा गया। 40% ऑफ कस्टमर्स पे ऑन डेट है, यानी जो 10% का डिस्काउंट है वो 40% जो कस्टमर्स हैं उनके वो 10वें दिन पे कर देते हैं एंड टेक द कैश डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट ले लेते हैं। ठीक है, और जो बाकी के हैं 60% पे ऑन एवरेज ऑन डे 55। हालांकि आपने 45 डेज रखे हैं लेकिन वो 10 डेज लेट पे करते हैं।
55th डेज को वो पे करते हैं। द फाइनेंस मैनेजर कैन इन्फोर्स अ टफर कलेक्शन पॉलिसी सो दैट ऑल नॉन डिस्काउंट कस्टमर्स पे ऑन डे 45। तो उन्होंने पॉलिसी को थोड़ा सख्त किया। द कलेक्शन प्रोग्राम विल कॉस्ट, वो कहते हैं कि उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया और उसकी कॉस्ट कितनी है, 0.6 मिलियन है पर ईयर। यानी इस प्रोग्राम की कॉस्ट कितनी है, 0.6 मिलियन पर ईयर। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 40% कस्टमर जो है वो 10वें दिन पे करते हैं, और 60% जो है वो 55th डे पे पे करते हैं। 60% पे, ठीक है। अच्छा, द फर्म्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग कॉस्ट इज 16%। यानी वर्किंग कैपिटल के अंदर अगर आप कॉस्ट यानी शॉर्ट टर्म डेट की जरूरत पड़ती है तो वो उसकी जो कॉस्ट है फाइनेंसिंग कॉस्ट की है वो 16% पर है। राइट, अब क्या फाइंड करना है, कंप्यूट करंट वेटेड डीएसओ एंड एवरेज रिसीवर्स, दोनों को कहते हैं फाइंड करें, ठीक है। वेटेड डीएसओ का क्या फॉर्मूला है, हमने कहा था कि हम सम करेंगे वेटेड डीएसओ के लिए। मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। पूरा क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करता, मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। वेटेड डीएसओ क्या होगा जी, हम कहेंगे कि ये सम हो जाएगा, सम का साइन डाल देते हैं, और वेट इनटू पेमेंट डे। तो वेटेड डीएसओ आपके पास निकल आएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा 40% वो वेट हो गया ना। यानी आपने कस्टमर्स की कैटेगरीज बनाई, कौन कौन सा कब पे करता है, WI कर दो, जितनी भी कैटेगरीज आपने बनाई। तो पहली कैटेगरी कितनी थी जी, 40%। 40% कब पे करते हैं जी, 10th डे को पे करते हैं, पेइंग ऑन डे 10। और 60% बाकी के कब पे करते हैं, ये सम कर रहे हैं ना सबको, दो कैटेगरीज बनाई। 60% आपके पे करते हैं ऑन डे 55। तो आपका ये वेटेड डीएसओ आ जाएगा। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 10 से ये 55 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 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 आएगा 33, ठीक है। ये आ जाएगा 37। तो वेटेड डीएसओ आपका 37, ठीक है। अब आपका, हमने कहा कि हम पॉलिसी को टफ करना चाहते हैं। ये तो करंट पॉलिसी है ना आपकी, ये करंट वेटेड डीएसओ आपने निकाल लिया। अब आप कहते हैं कि एवरेज रिसीवेबल भी निकालें इसके ऊपर। इस पे एवरेज रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, आपके पास इसमें एवरेज रिसीवेबल के लिए क्या, आप एवरेज रिसीवेबल का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो पीछे हमने यूज की, ठीक है। आपके पास डेली ग्रेड सेल भी है, और डेली ग्रेड सेल क्या होगी, 365 मिलियन साल की है, तो डिवाइड बाय 365 1 मिलियन हो जाएगी। और डीएसओ आपका क्या है, वेटेड डीएसओ आपने निकाला है, दैट इज 37। तो आप जो एवरेज रिसीवेबल निकालेंगे वो उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। अब यहाँ वेटेड डीएसओ यूज होगा क्योंकि आपके सारे कस्टमर एक ही टाइम पे नहीं पे करेंगे। डे सेल्स आउटस्टैंडिंग वेटेड में आपका ऑन एवरेज 37 डेज लगते हैं जो क्रेडिट सेल्स आपकी वापस आती है, ठीक है। तो इसी को यूज कर लेंगे आप। तो डीएसओ की जगह वेटेड डीएसओ को आप यूज कर लेंगे। तो आपने एवरेज रिसीवेबल्स निकालने, एवरेज रिसीवेबल्स यानी अकाउंट रिसीवेबल्स आपने निकालने। तो दैट वुड बी, यानी वेटेड डीएसओ आप कह लें। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। वेटेड डीएसओ which is 37, and it will be multiplied by daily credit sale। मल्टीप्लाई करेंगे, डेली क्रेडिट सेल 1 मिलियन है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डेली क्रेडिट सेल। डेली क्रेडिट सेल आपने निकाली 365 डिवाइड बाय 365।
तो आपका एवरेज कलेक्शन भी आ गया। अब वो कहते हैं रिवाइज डीएसओ निकालें। रिवाइज डीएसओ में क्या होगा, आपका वेटेड डीएसओ दोबारा निकलेगा। अब आपका 40% 10 डे में, बाकी जो रिमेनिंग है उनको 45 के ऊपर लेके आएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। फिर उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड भी, रिवाइज रिसीवल भी निकाल लेंगे। पेपरफिलिसी सक्सीड, तो फिर एवरेज अकाउंट रिसीवल भी आपका जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूट कैश रिलीज एंड एनुअल फाइनेंसिंग सेविंग। तो कितना कैश रिलीज होगा, तो ये आपका रिसीवर्स जब कम होंगे तो हम कहेंगे ओल्ड रिसीवर्स माइनस न्यू रिसीवर्स आपके वो करेंगे, तो आपका कैश रिलीज आपके सामने आएगा। और एनुअल फाइनेंसिंग सेविंग वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर किया था हमने, कि कितना हमारा कैश सेव हुआ, जितना सेव हुआ उसके साथ प्री टैक्स भी निकाल सकते हैं, पोस्ट टैक्स भी निकाल सकते हैं। यानी इसने सिर्फ फाइनेंशियल सेविंग पूछी है, तो आप सिंपली निकाल लें क्योंकि यहाँ टैक्स रेट भी नहीं दिया हुआ। तो 16% उसके ऊपर लगा के आप उसकी फाइनेंशियल सेविंग निकाल लेंगे ओवरऑल। ठीक है। शुड द फर्म अडॉप्ट द पॉलिसी, हाँ अगर सेविंग हो रही है तो क्यों नहीं अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। राइट। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसी से रिलेट करता है। इसमें क्या चीजें पूछी हुई हैं जी, इसमें हमारे पास पूछा हुआ है रिसीवेबल्स के बारे में पूछा है, और इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कितनी हम बेहतर कर सकते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट हमें कम से कम पड़े। ठीक है। तो आपने इसमें इन्वेंट्री की शायद वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है। और रिसीवेबल्स की भी वैल्यू निकाल, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब कम से कम इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स भी कम से कम, यानी आप अपने करंट एसेट्स को किस पे लेके जा रहे हैं, अग्रेसिव पे हैं, कंजर्वेटिव पे हम कह सकते हैं कि लेके जा रहे हैं। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर एंड डीएसओ। इन्वेंट्री टर्नओवर और डीएसओ दोनों निकालने होंगे। ऑन कैश कन्वर्जन साइकिल के ऊपर आप देखें, टोटल एसेट टर्नओवर भी आप देखेंगे और रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखेंगे। ठीक है। नाउ वी सी द क्वेश्चन। हम इसको देखते हैं कि इसमें उसने बेसिकली पूछा क्या है, वो भी जरा देख लें और हाईलाइट भी साथ साथ कर लेते हैं इसको। ठीक है। कराची अप्लायंसेस सेल्स रेफ्रिजरेटेड एंड वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स एंड वॉशिंग मशीन बेचते हैं कराची अप्लायंसेस वाले। एनुअल सेल्स हैं 720 मिलियन की। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है उनकी 504 मिलियन की है। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बिफोर एंड न्यू डिस्काउंट प्रोग्राम इज 7% ऑफ सेल्स। ठीक है। टैक्स के बाद जो प्रॉफिट है, कोई भी नया डिस्काउंट प्रोग्राम अगर आप उसके उससे पहले, ठीक है, आपका 7% ऑफ सेल्स था। अच्छा, मैं एनुअल सेल्स के ऊपर सिलेक्शन कर लेता हूँ, ये एनुअल सेल्स है आपकी। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आपकी मैं टैप कर लेता हूँ, दिस इज 504 मिलियन। ठीक है। और जो आपकी डिस्काउंट प्रोग्राम अगर आप चेंज करेंगे तो उससे पहले आपका जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट वो है 7% ऑफ सेल्स, यानी 7% ऑफ सेल करें। फिक्स एसेट्स भी गिवन है इसके। फिक्स एसेट्स आर 180 मिलियन। आप कह रहे हैं कैश नहीं रख रहे, यानी आप कैश इज नेग्लिजिबल। इन्वेंट्री टर्नओवर जो है वो 5 टाइम्स है, कैश ना होने के बराबर है, जीरो समझ लेंगे। और इन्वेंट्री टर्नओवर आपका 5 है, 5x है। डीएसओ आपका डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग 48 डेज है। डेज है ना, तो इसको हमेशा डेज के अंदर ही लेंगे। एंड द पेबल्स डेफरल पीरियड, यानी आप कितने टाइम में पे करते हैं जो आपने अपने सप्लायर से जो माल लिया है, तो वो आपका 35 डेज का। ठीक है। तो मैनेजमेंट कैन इंप्रूव इन्वेंट्री टर्नओवर टू 8 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम से 8 टाइम पे आप इंप्रूव कर सकते हैं। और डीएसओ आपका 48 डेज है, इसको आप मजीद इंप्रूव कर सकते हैं, 35 डेज के ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके लिए शायद पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री नया इन्वेंट्री टर्नओवर आपका 8 टाइम्स है। और जो आपका डीएसओ है, न्यू डीएसओ यानी इंप्रूव डीएसओ, दैट विल बी 35 डेज। ठीक है। लेकिन आप इसमें क्या कर रहे हैं, वो कोई डिस्काउंट प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, 1.5% डिस्काउंट टू कस्टमर्स पेइंग विद इन 10 डेज। 1.5% आप डिस्काउंट दे रहे हैं जो विद इन 10 डेज तक पे कर देते हैं। एक एक्सपेक्ट, इससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 45% ऑफ सेल्स टू टेक द डिस्काउंट, यानी आपकी सेल्स में से 45% जो लोग हैं वो इस डिस्काउंट को अवेल करेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन ये है, टेक द डिस्काउंट।
और आपका टैक्स रेट जो है पाकिस्तान के अंदर 29 है वही लगे। ठीक है। नो व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, वो कहता है कंप्यूट करंट इन्वेंट्री, अभी इन्वेंट्री कितनी है वो फाइंड करें। ठीक है, करंट इन्वेंट्री कितनी है वो फाइंड करें। तो इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है जी? इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला वही आपका है जो हमने यूज किया था इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए। इन्वेंट्री टर्नओवर का क्या फॉर्मूला हमने यूज किया था जी? हमने इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला यूज किया था, इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज इन्वेंट्री। हमने किया था, हमने कहा था अगर एवरेज नहीं होगी तो हम इन्वेंट्री भी ले सकते हैं, एवरेज। तो सबसे पहले तो आपने इन्वेंट्री निकाली, इन्वेंट्री निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना है जी? दिस इज गिवन 504 मिलियन। ठीक है, तो हम इससे इन्वेंट्री निकालना चाह रहे हैं, एवरेज इन्वेंट्री या इन्वेंट्री निकालना चाह रहे हैं। तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगी जी? इन्वेंट्री आपकी हो जाएगी आई टी सी ओ जी एस और आई टी ओ से उसको डिवाइड कर दें। ठीक है, तो सी ओ जी एस आपने अभी देखा ये 504 मिलियन है, और इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है जी? इन्वेंट्री टर्नओवर आपका 4 है, 5 है सॉरी, 5। तो 5 से डिवाइड कर दें इसको तो आपके पास इन्वेंट्री आ जाएगी। ठीक है, हमने इसे 5 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गई 100 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, 100 आ जाएगा ना, और ये पॉइंट में समथिंग आएगा तो 0.8 आएगा है, 40, 100.8 मिलियन। तो ये आपने इन्वेंट्री निकाली, पहला काम हो गया आपका करंट। रिसीवल्स अब आपने निकालने, तो रिसीवल्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? रिसीवल्स के लिए आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो डीएसओ का फॉर्मूला हमने यूज किया। डीएसओ का फॉर्मूला अभी हमने अभी यूज किया। ठीक है, डीएसओ क्या था? डीएसओ इज इक्वल टू एवरेज रिसीवल्स, एवरेज अकाउंट रिसीवल्स डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट सेल्स पर डे, डेली क्रेडिट सेल्स। तो हमने रिसीवल्स निकालने हैं, डीएसओ को इधर आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास अकाउंट रिसीवल, एवरेज अकाउंट रिसीवल या अकाउंट रिसीवल आपके पास आ जाएंगे डीएसओ मल्टीप्लाइड बाय डेली क्रेडिट्स। अच्छा, चाहे तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं उसी फॉर्मूले से बार बार ड्राइव कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा इसमें आपके पास डीएसओ गिवन है 48 डेज। ठीक है, और डेली क्रेडिट सेल्स कितनी है जी? एनुअल क्रेडिट सेल्स 720, एनुअल सेल्स 720। इट इज अज्यूम दैट ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो आपकी जो 720 है इसको आप डिवाइड कर देंगे 365 के साथ। ठीक है, 365 के साथ आप डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आएगा, आप डायरेक्ट ही यहाँ पे कर लें, मल्टीप्लाइड बाय 720 एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय 365। तो ये आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स आ गए विच टर्न्स आउट टू बी अराउंड 94.68 मिलियन। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। टोटल एसेट्स को कहते हैं फाइंड करें। तो टोटल एसेट्स कैसे निकालने? टोटल एसेट्स तो बहुत आसान है निकालना। आपके फिक्स एसेट्स, हमें कैश का उसने बता दिया था कि नेग्लिजिबल है, फिक्स एसेट्स उसने बताए हुए हैं, फिक्स एसेट्स आर 180 मिलियन। टोटल एसेट्स अगर आपने निकालनी है तो आप कहते हैं जी कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल्स, यानी करंट एसेट्स आप लिख रहे हैं ना, प्लस इन्वेंट्री, ये करंट एसेट्स हो गए आपके पास तीनों मिलके।
और प्लस फिक्स एसेट्स। तो हमने कहा कि कैश तो नेग्लिजिबल है, तो कैश जीरो हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल आपने अभी निकाले हैं 94.68। इन्वेंट्री आपने पहले निकाली थी, दैट वाज 100.8 मिलियन। और फिक्स एसेट्स आपके पास गिवन है 180 मिलियन। तो इन सबको आप ऐड कर दें तो आपके पास टोटल एसेट्स आ गए। ठीक है, यू गॉट द टोटल एसेट्स। तो इन सबको सम अप कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो टोटल एसेट्स आपके बन रहे हैं 375.48 मिलियन। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलें। ठीक है, इन क्वेश्चंस में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर डेज यूज होते हैं, टाइम्स यूज होते हैं, और रुपी वैल्यू यानी डॉलर वैल्यू यूज होती है, करेंसी की वैल्यू यूज होती है। तो आपको बताना जरूरी है। ठीक है, कि टाइम्स में है, अच्छा रेशो भी यूज होती है, रेशो रेशो में है, टाइम्स में है, डेज में है, किस तरह की है, यूनिट बताना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, इसको मिस ना कीजिएगा, इस पे नंबर कटते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या उसने पूछा है? नेक्स्ट उसने कहा है कैश कन्वर्जन साइकिल निकालना। कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला सिंपल, ये हम कहते हैं कि जो आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड है, विच इज, मिनट मैं जरा स्पेस बना दूं। तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड आप जो है वो कैसे निकालते हैं? आप कहते हैं जो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड विच इज डीएसओ, एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डीएसओ भी कहते हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं, माइनस एवरेज, सॉरी एवरेज नहीं, पेमेंट डेफर पीरियड, पेमेंट डेफर पीरियड। ठीक है जी, ये आपका कैश कन्वर्जन साइकिल होगा। एक माइनस होती है, दो चीजें प्लस होती है। कैश कन्वर्जन साइकिल को सीसीसी लिखें। अच्छा, जो आपका इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड है ना, उसको निकालने का तरीका क्या है? आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय आईटीएल, इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर को इससे डिवाइड कर दें तो इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड डीएसओ आपके पास डायरेक्टली गिवन था। ठीक है, आईटीओ भी हमें मालूम था, आईटीओ की वैल्यू क्या थी? 5 थी। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट कर देता हूँ, आईटीओ की वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, आईटीओ इज, आईटीओ इज 5। और डीएसओ की वैल्यू हमारे पास कितनी थी जी? डीएसओ की वैल्यू भी हम हमारे पास थी 48। ठीक है, दिस इज 48। और पेमेंट डेफल पीरियड भी गिवन है, दैट इज 335 डेज। यहाँ देखें, ये मैं लाइन लगाई है नीचे, -35। तो ये आपने कैश कन्वर्जन साइकिल निकाल ली। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ डेज के अंदर आ जाएगी। एक टर्म्स आउट टू बी 86 डेज। अच्छा, इसमें पॉइंट जब आएगा तो आपने इसको हमेशा आगे को राउंड करना है, चाहे .1 भी है। जो ना आमतौर पे हम करते हैं ना, .5 से कम हो वैल्यू तो हम उसको पीछे राउंड करते हैं, लेकिन क्योंकि वो अगला दिन स्टार्ट हो गया ना तो उसको डे कंसिडर करते हैं। अगर 86.1 भी आएगा तो वो 87 डेज ही कंसिडर होगा। ठीक है, अगर राउंड करना होगा तो डेज को राउंड करने का यही तरीका होगा। तो आपका ये कैश कन्वर्जन साइकिल भी हो गया। अब आपने क्या करना है जी? नेक्स्ट आपने करना है एसेट टर्नओवर निकालना। ठीक है, एसेट टर्नओवर आप कैसे निकालते हैं जी? टोटल एसेट टर्नओवर। तो एसेट टर्नओवर आपने निकालना है जी, उसका आपको पता है कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं कि जो हमारी सेल्स हैं,
डिवाइड बाय टोटल एसेट्स हम करते हैं सेल्स को, तो एसेट टर्नओवर आता है। हमारे पास सेल्स कितनी है? सेल्स हमारे पास थी, सेल्स हमने कहाँ लिखी थी, ऊपर देखते, 700, 720 मिलियन सेल्स थी हमारे पास, ठीक है। और टोटल एसेट्स कितने हैं? टोटल एसेट्स अभी हमने निकाले थे 375, ठीक है। तो आप 375, सॉरी, 720 एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स यानी, डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। यानी $1 एसेट ने कितनी सेल्स प्रोड्यूस की है, ये एसेट टर्नओवर आपको बताता है। तो ये आपका था 720, और टोटल एसेट्स आपने अभी निकाले थे 375.48। एसेट टर्नओवर, टर्नओवर जितने भी हैं वो टाइम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो इट टर्न्स आउट टू बी 1.92 टाइम्स, ठीक है। ये एसेट टर्नओवर भी आ गया। फिर वो कहते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स निकालेंगे। रिटर्न ऑन एसेट्स के लिए आपको नेट इनकम चाहिए, ठीक है। उसके लिए नेट इनकम चाहिए। नेट इनकम आपकी कैसे निकलेगी जी? नेट इनकम कैसे निकलेगी? नेट इनकम उसने यहाँ बताई है, ठीक है, पहले की और बाद की। यहाँ उसने बताई है कि वो 7% ऑफ सेल्स, ठीक है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट नेट इनकम ही होता है ना, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये नेट इनकम, इसमें इंटरेस्ट माइनस हो गया, डेट वालों को पैसे मिल गए, तो ये नेट इनकम है। 7% इसका निकालें आप, 720 का 7% निकाल के नेट इनकम आ जाएगी। तो मैं यहाँ सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूँ, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ये आपका रिटर्न ऑन एसेट्स आ जाएगा। तो ये जब आप निकालेंगे, नेट इनकम आपकी जो है दैट इज 7% ऑफ सेल्स। 720 का 7% कितना बनेगा? इट इज अराउंड 50.4 मिलियन, ठीक है। और इसको आप डिवाइड कर दें, 50.4 मिलियन डिवाइड बाई टोटल एसेट्स अभी हमने यहाँ लिखे हुए थे 375.48। इससे आपने डिवाइड कर दिया, ये आपके पास रिटर्न ऑन एसेट्स आ गया, विच टर्न्स आउट टू बी 0.1342, यानी 13.42%। तो ये आपका पहला पार्ट होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए आपने सारी यही सेम मैयर्स निकालनी है आफ्टर इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट के अंदर, इंप्रूवमेंट के बाद आपने निकालनी है, तो उसमें आपका, आपकी वैल्यूज डिफरेंट दी हुई हैं, वो पार्ट आप खुद कर लीजिएगा। ट्रीट द डिस्काउंट एज अ प्री टैक्स डिडक्शन, ठीक है, टैक्स से पहले आप डिस्काउंट दे रहे हैं प्रॉफिट। एंड कंप्यूट द रिवाइज आरओ, यानी आरओ भी आपने निकालना है, रिवाइज वो इसने अलग से भी बता दिए, तो वो आपने निकालना है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान लगाइएगा। एक्सप्लेन वेदर द प्रोग्राम इम्प्रूव्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी डिस्पाइट द डिस्काउंट कॉस्ट। तो क्या आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी या नहीं होगी, तो वो हमें कैसे पता चलेगा? हम ये देखेंगे कि कैश कन्वर्जन साइकिल आपका कम हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। कम होगा तो इसका मतलब है वो साइकिल ज्यादा चल रही है, कैश कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पूरा जो आपका प्रोसेस है वो चल रहा है। तो वो आप दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। अगर तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये इंप्रूवमेंट आई है डिस्काउंट के बाद भी, ठीक है। अदरवाइज हम कहेंगे कि कैश कन्वर्जन साइकिल अगर बढ़ रहा है तो फिर हम कहेंगे कि ये इसने इम्प्रूव नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका मॉड्यूल बी भी कंप्लीट हो गया इन दिस वे, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा मॉड्यूल, दैट इज अबाउट ट्रेड क्रेडिट और अकाउंट्स पेबल के बारे में है ये, यानी पेमेंट डेफर्ड पीरियड जिसमें हम देखते हैं उसके बारे में। कॉस्ट निकालनी है ट्रेड क्रेडिट की, कि अगर आप ट्रेड क्रेडिट मतलब अवेल नहीं करते तो उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। इस्लामाबाद स्टेशनरी मार्ट का वो केस है। नॉमिनल और इफेक्टिव कॉस्ट निकालनी है। अगर हम टेक कैश डिस्काउंट नहीं लेते तो फिर उसका उसकी कॉस्ट कितनी, जब हम अवेल नहीं करते तो उसकी कॉस्ट होती है। नॉमिनल भी निकालेंगे, इफेक्टिव भी निकालेंगे, दोनों के फॉर्मूलाज अभी हमने देखे थे क्लास के स्टार्ट के अंदर। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि क्या केस स्टडी क्या बता रही है। इस्लामाबाद स्टेशनरी मार्ट बाइज पेपर फ्रॉम होलसेलर ऑन टर्म्स 2, 10 and 30, यानी ये उसका सप्लायर है, उससे ये इस टर्म्स के उसकी क्रेडिट टर्म्स ये हैं 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 डेज में पे करेंगे, और नेट पे करना होगा 30 डेज में पे करेंगे। द ओनर नॉर्मली पेज ऑन द नेट ड्यू डेट रादर देन टेकिंग द डिस्काउंट। तो जो इस्लामाबाद स्टेशनरी वाले हैं वो आपको 30th डे में नेट पेमेंट करते हैं, नेट ड्यू के ऊपर करते हैं, ठीक है, ड्यू डेट के ऊपर। ड्यू डेट इज द 30th डे, तो नेट को पे करते हैं, यानी जो भी अमाउंट होगी उसकी नेट पे करेंगे, और डिस्काउंट नहीं लेते। अगर वो डिस्काउंट नहीं लेते तो उनका नॉमिनल एनुअल कॉस्ट क्या होगी, आप नॉट टेकिंग द डिस्काउंट। नॉमिनल का मतलब क्या है कि वो उसकी यानी हम साल के ऊपर उसको निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, ये 2% डिस्काउंट है ना, यानी हम कहते थे डिस्काउंट रेट जो भी है, ये डिस्काउंट रेट लेंगे ओवर 1 माइनस डिस्काउंट करेंगे। ये इसका फॉर्मूला था नॉमिनल का, ठीक है। और इसको हमने ये रेट निकाल लिया, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 365 के साथ, यानी हम इसको डेली के ऊपर लेके जाएंगे, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम जो आपके नेट पे करते हैं तो उसके डेज कितने हैं, जो यहाँ पे 30 हैं, यानी नेट के डेज, नेट पे करते हैं तो उसके लिए कितने डेज हैं। अच्छा, एक्चुअल अगर पेमेंट का बताया हो कि इतने दिन में पे करें तो फिर नेट में वो लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। अगर कुछ नहीं बताया, इसमें बताया हुआ है कि ड्यू डेट पे कर रहे हैं, तो नेट डेज यही 30 ले रहे हैं, और डिस्काउंट डेज लेंगे माइनस डिस्काउंट डेज। तो डिस्काउंट डेज कितने हैं, डिस्काउंट के डेज हैं जो यहाँ पे पहले इसमें लिखे हो, दैट इज 10 डेज। तो ये नॉमिनल कॉस्ट इससे निकलती है, दिस इज नॉमिनल कॉस्ट ऑफ पेपर, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। तो देखें सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। ये क्या है, 2% है। 2% को आप डेसिमल पॉइंट्स में 0.02 लिखेंगे। 1 - 2% तो 0.98 बन जाएगा। 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेट के डेज हमें पता है कितने हैं इसके, 30 डेज है नेट की, और डिस्काउंट के डेज 10 है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो परसेंटेज बनेगी दैट इज 2.04%। ये कॉस्ट है फॉर नॉट अवेलिंग द ट्रेड डिस्काउंट। ये आपका जितने दिन के लिए आपने इसको किया है उसको आपने क्या कर दिया है, उसको आप एनुअल में कन्वर्ट कर दिया, 365 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। खाली ये 365 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये फिर उतने दिनों पर डिस्काउंट निकलेगा। तो 2.04% आपको नॉमिनल रेट इसका पड़ गया, डिस्काउंट नॉमिनल कॉस्ट पड़ गई ट्रेड क्रेडिट, ठीक है। अब वो कहता है कि इसका इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट भी निकालना है। इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट निकालने का तरीका क्या है जी, इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका है जी, इफेक्टिव, इसी का इफेक्टिव निकालना, इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ये क्या होगी जी, इसका फॉर्मूला है, हम 1 प्लस डिस्काउंट रेट करते हैं और नीचे 1 माइनस डिस्काउंट रेट करते हैं, ठीक है। और ये लिख के हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसकी पावर में हम ये लिख देते हैं 365। सॉरी, इधर भी हमने थोड़ी गलती की है, वैल्यू तो हमने सही निकाली है, ये इससे डिवाइड कर दी, ठीक है।
और यही वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम इसकी पावर में ले आते हैं। रेज टू पावर 365 डिवाइडेड बाय नेट रेज माइनस डिस्टेंस, ये इसकी पावर में लिखते हैं। 1 + d 1 - d, तो इफेक्टिव निकालते हुए ये करते हैं और इसमें -1 कर देते हैं, जो भी वैल्यू आपके पास है। अब 1 + d क्या होगा? 1.02, और 1 - d क्या होगा? 0.98। ठीक है। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा 365 डिवाइडेड बाय 20, और इसमें -1 अलग से करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू कुछ सही नहीं आ रही, मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप भी जरा इसको चेक कर लीजिएगा। 1.02 डिवाइडेड बाई 0.98, ठीक है, 1.04 बन गया ये, 1.0408। इसकी हमने पावर करनी है, इसकी पावर करनी है, पावर कहाँ पे है? हम्म, हाँ ये, इसकी हमने पावर करनी है, और 365 डिवाइड बाई 20 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 18.25। ठीक है, तो ये बन गया 2.075। ठीक है, 2.075 आ गया आपके पास। और -1 करेंगे तो 1.075 है। हम्म, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ कर तो रहा था, -1 करेंगे तो 1.0507 बड़ी वैल्यू आ रही है। 1.075 -1 करने के बाद 0.7528। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू मुझे सही लग नहीं रही, इट हैज सम इशू। इसकी वैल्यू को भी जरा चेक कर लेना, हम जो मैंने ये 2.04 लिखा था, तो 0.02 डिवाइडेड बाई 0.98, 0.024 मल्टीप्लाइड बाई 365, और डिवाइडेड बाई 20। नहीं, सही नहीं है ना ये वैल्यू। मैं वो कह रहा था कि ये वैल्यू सही नहीं आ रही है, मैंने कुछ गलत लिखा है, इसलिए मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, ये इट इज कमिंग आउट 37.24%। ये शायद 37.24 नॉमिनल वैल्यू ये आ रही है, और इफेक्टिव जब आपने वैल्यू निकाली है तो उसमें उसमें जब हमने पहले ये काम किया था तो हमने इसी की पावर बनाई थी, 1 + d के बजाय d/1 - d किया था। d/1 - d, 1 + d करने के बजाय d/1 - d किया था। तो मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये शायद फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक है।
डिवाइडेड बाई 0.98 और इसकी हमने पावर की 80.25। तो ये बन गया 1, हाँ ठीक है, अब सही आ रही, -1 कर दिया। तो ये इसका फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लें, 1 + डी नहीं है, डी ओवर, यानी ये वाली जो वैल्यू है ये अंदर लिखते हैं और ये पावर में लिख देते हैं, ठीक है। D/1 - D और उसकी पावर 365/30 माइनस, यानी ये वाला पूरा पार्ट आप पावर के अंदर ले जाते हैं। तो ये नहीं लिखेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन आएगा 44.5%। ठीक है, दिस हाउ यू विल डू दिस। इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट रेट ये हो, ठीक है। कंपेयर दिस कॉस्ट विद अ बैंक ओवरड्राफ्ट चार्जिंग 19%। तो कहता है कि अगर बैंक 19% चार्जेस ले तो उसके साथ इसको कंपेयर करें, उसके साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। अगर 19% के साथ हम कंपेयर करें तो 19% तो इससे कम है ना, ये भी जो एनुअल रेट ही निकाल रहे हैं ना, तो ये इससे कम है, तो ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो हमें ये जो क्रेडिट है, ट्रेड क्रेडिट, इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि इसको हमें जो है मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ी 19% से तो बहुत बड़ी वैल्यू है, इवन आप 19% से तो आपकी नॉमिनल भी ज्यादा है, इफेक्टिव तो एक्चुअल जो आपको पड़ रही है वो है 40, तकरीबन 45% आप समझ लें। तो 19% पे अगर आप कोई लेते हैं, कोई ओवरड्राफ्ट यानी शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेते हैं, तो शॉर्ट टर्म यानी लोन लेते हैं ओवरड्राफ्ट या लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू, तो वो आपको कंपैरेटिवली बहुत सस्ता पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसका मतलब है इसको फोरगो करना इज नॉट गुड, ये आपको 2% लेना चाहिए, राइट, विदाउट द अमाउंट ऑफ मनी। जितनी भी आप पैसे ले रहे हैं ना, यानी आपका जितना भी बिल बन रहा है ये तो आपके बिल के ऊपर होगा ना 2%, क्योंकि वो इनवाइसिंग कर रहे हैं ना। तो इनवाइसिंग के ऊपर आपको 2% डिस्काउंट मिल रहा है इफ यू पे विद इन 10 डेज। यू शुड नॉट मतलब लूज दिस 2%। तो एनुअली इसकी कॉस्ट कितनी ज्यादा पड़ रही है, इट इज कॉस्टिंग यू अबाउट 45%। तो दिस इज द मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। अगर इस तरह की इम्प्लीकेशन का कोई क्वेश्चन साथ हो एग्जाम के अंदर तो आपने इस तरह से इसको मेंशन करना, राइट जी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें एवरेज अकाउंट्स पेबल देखना है और कॉस्टली क्रेडिट देखना है, ठीक है। पेशावर होम मार्ट का अकाउंट्स पेबल निकालने हैं यहाँ पे, प्री ट्रेड क्रेडिट निकालना है और कॉस्टली ट्रेड क्रेडिट, यानी ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी हुई है, नीचे भी वैसे दी हुई है। केस स्टडी देख लेते हैं। पेशावर होम मार्ट परचेजेस हाउस होल्ड गुड्स विद अ नेट नेट ऑफ डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट लेने के बाद जो नेट उनकी परचेजेस हैं वो 1.8 मिलियन की हैं, कितनी, पर डे, यानी डेली उसकी 1.8 मिलियन है परचेज डिस्काउंट अवेल करने के बाद, आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है। सप्लायर के जो टर्म्स हैं वो 1.5% डिस्काउंट है अगर 12th डे को पे करते हैं, और नेट पे कर सकते हैं आप 40 डेज के लिए। तो आपकी जो फर्म है पेशावर होम मार्ट, वो ऑलवेज टेक्स द डिस्काउंट एंड पेज ऑन डे 12। तो हमेशा वो डे 12 पे पे कर देते हैं और डिस्काउंट को अवेल करते हैं, बट द ओनर इज कंसिडरिंग पेइंग ऑन डे 40। जो ओनर है इस कंपनी का वो कहता है जी हम अगर 40 को पे करें तो हमें कितना जो है फायदा या नुकसान होगा उसको देखना चाहता है, ठीक है। तो फाइन क्या करना है, कंप्यूट एवरेज अकाउंट्स पेएबल देन द डिस्काउंट इज टेकन, ठीक है। अगर डिस्काउंट ले रहे हैं तो अकाउंट्स पेएबल आपके एवरेज कितने होंगे जो आप पे कर रहे हैं, ठीक है। पेएबल अकाउंट पेएबल मतलब उनकी अमाउंट कितनी होगी, कितने मिलियंस के होंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये हम कहते हैं जी अकाउंट्स पेएबल आपने निकालने हैं। अकाउंट्स पेबल को हम यूं भी लिख सकते हैं, अकाउंट्स पेबल जब डिस्काउंट ले रहे हैं, व्हेन डिस्काउंट इज अवेल,
डिस्काउंट जी डिस्काउंट अवेलेबल। ठीक है। जब डिस्काउंट को अवेल कर रहे होते हैं हम, तो उस सूरत में हम अकाउंट्स पेएबल की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? उसका सिंपल फॉर्मूला है, हम कहते हैं जितनी भी नेट ऑफ डिस्काउंट आपकी डेली परचेज है, नेट डेली परचेजेस, नेट का मतलब नेट ऑफ डिस्काउंट है, ठीक है। नेट डेली परचेजेस, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, जितने भी डिस्काउंट के डेज, नेट डेली परचेजेस। अगर आपको डेली परचेजेस ना दिए हो तो आप निकाल लेंगे 365 के साथ डिवाइड करके, मल्टीप्लाइड बाय जो डिस्काउंट डेज है उनके साथ मल्टीप्लाई कर। तो हमारे पास यहाँ वैल्यूज गिवन है, नेट डेज भी मौजूद हैं और डिस्काउंट डेज भी मौजूद है, ठीक है। नेट परचेजेस भी मौजूद है, नेट परचेजेस 1.8 मिलियन, 1.8 मिलियन, और डिस्काउंट डेज कितने हैं यहाँ से हम देख सकते हैं, इट इज 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास अकाउंट्स पेबल की वैल्यू है, ठीक है। जब हम डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं तो हमारे जो एवरेज अकाउंट पेबल्स हैं वो कितने होंगे, दैट वुड बी 21.6 मिलियन। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू है। लेकिन वो कहता है कि कंप्यूट एवरेज अकाउंट्स पेबल इफ द फर्म फोर गोज द डिस्काउंट एंड पेज ऑन डे 40। अगर डे 40 को अगर आप पे करते हैं तो फिर क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि अकाउंट्स पेबल का क्या फॉर्मूला होगा, व्हेन फोर गोइंग डिस्काउंट, ठीक है, व्हेन नॉट अवेलिंग डिस्काउंट, ठीक है, या फोर गोइंग क्या है, नॉट अवेलिंग डिस्काउंट। तो जब डिस्काउंट को अवेल नहीं करते तो फिर अकाउंट्स पेबल अगर आपने निकालने हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला वैसे ऊपर भी गिवन था, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रॉस निकालेंगे डेली परचेजेस, ग्रॉस डेली परचेजेस। ग्रॉस का मतलब है नेट ऑफ डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट से पहले जो डेली परचेज है वो कितनी है वो निकालनी पड़ेगी आपको, ग्रॉस डेली परचेज। और इसके साथ पहले डिस्काउंट डेज मल्टीप्लाई करते हैं, आप तो डिस्काउंट नहीं ले रहे, अब नेट के डेज आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय जो नेट अमाउंट के पे करने के डेज, वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो ग्रॉस डेली परचेज वो तो नहीं है, लेकिन नेट के डेज हमारे पास है, ओके, ठीक है। तो ग्रॉस डेली परचेज कैसे निकाल सकते हैं? ग्रॉस डेली परचेज का फॉर्मूला मैं यहाँ बता देता हूँ। ग्रॉस डेली परचेज का फॉर्मूला है जी कि आपकी जो नेट डेली परचेजेस हैं जो ये लिखी हुई थी 1 नेट डेली परचेजेस, नेट ऑफ डिस्काउंट डेली परचेज या परचेजेस, इसको आप सिंपली डिवाइड कर दें 1 माइनस जो आपको डिस्काउंट अवेल किया है, डिस्काउंट रेट, डी कह लें, ठीक है, डिस्काउंट रेट। इस तो ग्रॉस डेली परचेज निकालने के लिए नेट डेली परचेज हमारे पास है 1.8, और डिस्काउंट भी है हमारे पास, कितना है 1.5 है, तो 1 - 1.5 करेंगे तो ये बनेगा आपका 0.98, 9985, ठीक है। 1.5 निकाल लिया ना इसमें से, तो इसको जब आप निकालेंगे तो ये अमाउंट आपके पास बनेगी ऑलमोस्ट वन, वो 1.8 थी, ये 1.83 मिलियन बनेगी। जब आपके पास ये वैल्यू आ गई तो ग्रॉस डेली परचेज आ गई 1.83, और आपके पास नेट के डेज भी आ गए 40, ये तो आपके पास पहले भी मौजूद थे। तो इनको जब आपने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 73.10 मिलियन। यानी आपके अकाउंट्स पेबल ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे जब आप 40th डे को पे करेंगे तो आपके, पहले आप डिस्काउंट अवेल कर रहे थे, अब आप डिस्काउंट अवेल नहीं कर रहे तो उस पर आपके एवरेज अकाउंट्स पेबल कितने होंगे, ये दूसरा पार्ट हो गया। पहला हमने पहला किया था, अब ये दूसरा हो गया। कंप्यूट द एडिशनल क्रेडिट ऑब्टेन, तो आपको कितने दिन का क्रेडिट एक्स्ट्रा जो है मिलेगा
या दिनों का नहीं बल्कि अमाउंट में कितना मिलेगा, तो हम दोनों जो अकाउंट्स पेबल हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो विदाउट अवेलिंग है, ठीक है, अकाउंट्स पेबल विदाउट अवेलिंग और माइनस कर देंगे विद अवेलिंग, अवेलिंग डिस्काउंट माइनस अकाउंट्स पेबल अवेलिंग डिस्काउंट। सिंपल है। ठीक है, दोनों को माइनस करें अवेलिंग डिस्काउंट। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास है। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी 21.6 मिलियन, इसकी निकाली 73.1 मिलियन। तो ये आपका एडिशनल क्रेडिट है। तो आप कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट दे रही हैं, एडिशनल क्रेडिट? यू कैन सिंपली फाइंड बाय दिस मेथड, एडिशनल क्रेडिट। तो 73, ये हमेशा ज्यादा होगा विदाउट वाला, तो ये पहले करेंगे, और विद के साथ वाला हमेशा कम होगा, इसको बाद में करें। 21.6, तो ये आपने जब निकाला इट टर्न्स आउट टू बी 51.5 मिलियन का एडिशनल क्रेडिट आते हैं। ठीक है, ये पार्ट भी आपका हो गया एडिशनल क्रेडिट का। कंप्यूट द नॉमिनल एंड इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ द एडिशनल ट्रेड क्रेडिट। तो जो आप एडिशनल ट्रेड क्रेडिट है, वो कहता है इसका आप जो है वो फाइंड करें, नॉमिनल कॉस्ट भी फाइंड करें और इफेक्टिव कॉस्ट भी फाइंड करें। अच्छा, ये कॉस्ट निकालने के लिए, नॉमिनल और इफेक्टिव के लिए, तो हमें तो अमाउंट की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सिर्फ डिस्काउंट की जरूरत है और डेज की जरूरत है। तो वो हमें ऑलरेडी हमें पता है, उसको तो आप कर ही सकते हैं। तो अच्छा, थोड़ा सा वो फॉर्मूले में डिफरेंस भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। नॉमिनल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट निकालेंगे, नॉमिनल कॉस्ट ऑफ पेड क्रेडिट निकालेंगे, तो वो क्या आएगी, डिस्काउंट ओवर 1 - डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय 365 एंड डिवाइडेड बाय नेट डेज, एवरीथिंग यू नो ऑलरेडी। ठीक है, डिस्काउंट रेट का पता है, 1 - डिस्काउंट रेट निकाल लेंगे। नेट के डेज का पता है, डिस्काउंट के डेज का, डिस्काउंट डेज के पता है। तो सारी वैल्यूज उसमें डाल के यू कैन फाइंड आउट दिस। ठीक है, नॉमिनल को निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने पीछे जो आपको कराया था इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, उसमें एक थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लें, पिछले क्वेश्चन में भी कर लीजिएगा। हमने फॉर्मूला गलत लिख दिया था। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला मैं अभी यहाँ पे ठीक करा देता हूँ आपको। कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, तो उसमें फॉर्मूला मैंने कराया था डी ओवर 1 - डी, और इसकी पावर मैंने किया था इसी को 365 डिवाइडेड बाई नेट डेज, मैं एनडी लिख देता हूँ इसमें, और माइनस डी डी डिस्काउंट डेज। ठीक है, ऐसे मैंने बताया। लेकिन अगर आपको याद हो, अभी स्लाइड में चेक कर रहा था इन द मीन वाइल, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने इसको गलत कर दिया था, -1 भी था, -1। तो इसमें यहाँ 1 प्लस है। ठीक है, ये मैंने पहले नहीं लिखा था, 1 प्लस, इस तरह से मैंने 1 + डी लिख दिया था, 1 को ऊपर प्लस कर दिया था। 1 + डी ओवर 1 - डी है। तो सारी वैल्यूज आपके पास है, सिंपली आप इसमें पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यूज भी आपके पास आ जाएंगी। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे नॉमिनल डिस्काउंट रेट की, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास तकरीबन 19.85% आएगी। ठीक है, और जब आप इसकी इफेक्टिव निकालेंगे वैल्यू, तो ये थोड़ी सी ज्यादा आएगी, इफेक्टिव हमेशा ज्यादा होती है, 21.78% है। ठीक है, इसमें फर्दर यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बनाया जा सकता था, अगर बनाया बनाया जाता तो बनाया जा सकता था। ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बस रिवाइज कर लीजिएगा, 1 + डिस्काउंट रेट ओवर 1 - डिस्काउंट रेट, और उसकी पावर, ये वाला जो यहाँ मल्टीपल है वो यहाँ पे पावर बन जाता है 365 ओवर नेट डेज माइनस डिस्काउंट डेज।
और -1 करना भी मत भूलिएगा जब इफेक्टिव कॉस्ट निकालेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन और इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी मैं आपको हिंट्स वगैरह देता हूँ, कुछ इसमें फॉर्मूलाज शायद नए आएंगे, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इसमें सप्लायर रिसीवेबल्स हैं, यानी एंड कस्टमर स्ट्रेचिंग, यानी कस्टमर जो है लेट पे कर रहा है, गुजरा वाला स्टील ट्रेडर का केस है। यूजिंग रिसीवेबल्स डाटा टू इनपुट कलेक्शन डेज एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेड टू कस्टमर्स। अच्छा, इसका जो केस स्टडी है वो क्या है? गुजरांवाला स्टील ट्रेडर सेल्स स्टील बार्स। अच्छा, स्टील बार्स ये सरिया वगैरह को हम बोलते हैं, ये जो ये छतों छतों में नहीं जो डालते हैं, एक तो आप उसके अंदर यूज करते हैं ना। सम हाउ स्टील बार्स को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो क्या टर्म्स हैं उसकी? 3% डिस्काउंट इफ पेड ऑन 15 डे, एंड नेट इन इफ पेड इन 60 डे, 60th डे, 60 डेज में पे करें तो लोग। ठीक है। एनुअल ग्रॉस सेल्स आर 438 मिलियन। तो टोटल सेल्स इसकी एनुअल ग्रॉस सेल्स 438 है। ठीक है। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स कितने हैं? ये अकाउंट रिसीवेबल आपके 54 मिलियन है इसमें से। ठीक है। हाफ ऑफ द कस्टमर्स पे ऑन डे 50, आधे कस्टमर्स 15 डे को पे कर देते हैं और डिस्काउंट वो लेते हैं। ठीक है। द अदर हाफ डू नॉट टेक द डिस्काउंट, यानी 50% इस सेल्स में से आपके डिस्काउंट लेने वाले हैं और 50% इसमें से डिस्काउंट लेने वाले नहीं। तो क्या कहता है कि कंप्यूट डेली ग्रॉस सेल्स। तो डेली की ग्रॉस सेल्स आप फाइंड करें, तो सिंपली क्या करेंगे, 438 को 365 से डिवाइड कर देंगे तो डेली ग्रॉस सेल्स आ जाएंगे। आप इसको डेली ग्रॉस सेल्स निकालनी है तो डेली, मैं शॉर्ट करके लिखा हूँ डेली ग्रॉस सेल्स। तो आपके पास एनुअल ग्रॉस सेल्स आ जाएगी डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, 365। ओके। इसको सॉरी, इसकी वैल्यू आप लिख लेंगे यहाँ पे। एवरेज एनुअल ग्रॉस सेल्स आपकी है 438 डिवाइडेड बाय 365। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो राउंड होके ये 1.2 मिलियन आ गए। ठीक है। ये डेली ग्रॉस सेल्स आ गए। वो कहते हैं कंप्यूट रिसीवेबल्स एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट कस्टमर। कहते हैं कितने रिसीवेबल्स हैं जो डिस्काउंट कस्टमर्स की, वो आप फाइंड करें। ठीक है। यानी बेसिकली हम केस गुजरांवाला स्टील का देख रहे हैं ना, तो वो असल में दे रहा है ना, तो उसके तो रिसीवेबल्स है ना। तो रिसीवेबल्स को आपने देखना, तो हम जो डिस्काउंट कस्टमर्स के अकाउंट रिसीवेबल्स जब देखते हैं तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हम कहते हैं कि उसके यानी अगर आप अकाउंट रिसीवेबल ऑफ डिस्काउंट कस्टमर आप देखेंगे, डिस्काउंट कस्टमर्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा, हम कहेंगे हम डेली सेल्स देखेंगे इसकी, डिस्काउंट कस्टमर्स की, डेली सेल्स ऑफ डिस्काउंट कस्टमर, कस्टमर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट डेज के साथ। डिस्काउंट डेज का तो हमें पता है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो डिस्काउंट डेज कितने हैं? 15 है। ठीक है। और डेली ग्रॉस सेल्स तो हमने निकाली हुई है, डेली सेल्स या डेली ग्रॉस सेल्स आपने निकाली हुई है। और उसने आपको ये भी बताया है कि हाफ ऑफ द कस्टमर्स पे, यानी 50% कस्टमर्स पे कर देते हैं, या हाफ कह लें इसको। तो हमारे पास जो 1.2 मिलियन है, इसको अगर हम 1/2 कर दें, हाफ कर दें, तो ये आपकी डेली सेल्स डिस्काउंट कस्टमर्स की होगी। इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंट बेस्ड, तो ये आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स आ जाएंगे जो डिस्काउंट कस्टमर है उनके। तो ये तकरीबन आपके पास आ जाएगी वैल्यू 9 मिलियन। ठीक है। वो ये आपका
सेकंड पार्ट हो गया, वो कहता है इन्फर डीएसओ ऑफ नॉन डिस्काउंट डिस्काउंट कस्टमर्स। तो नॉन डिस्काउंट कस्टमर्स का भी वो कहता है वैल्यूज आप निकालें। तो हम पहले ये देखेंगे कि जो अकाउंट रिसीवेबल नॉन डिस्काउंट कस्टमर्स के हैं वो कितने हैं, अकाउंट रिसीवेबल टू नॉन डिस्काउंट कस्टमर, जिन्होंने डिस्काउंट नहीं लिया उनके कितने। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, लकीली प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एवरेज रिसीवेबल्स गिवन है। ठीक है, तो जो एवरेज रिसीवेबल्स हैं, एवरेज रिसीवेबल्स, उनमें से आप डिस्काउंट कस्टमर्स के रिसीवेबल्स को माइनस कर देंगे। एवरेज रिसीवेबल्स यहाँ आपके पास मेंशन है 54 मिलियन। 54 मिलियन, इसमें से डिस्काउंट कस्टमर्स वाले निकाल देंगे तो बाकी नॉन डिस्काउंट वाले बच जाएंगे। 9 मिलियन को माइनस कर दिया तो 45 मिलियन नॉन डिस्काउंट कस्टमर्स के अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम वो क्या कह रहा है, डीएसओ निकालें, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग ऑफ नॉन डिस्काउंट कस्टमर्स। तो कितने दिन के लिए उसकी, तो इसके लिए वो डीएसओ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन हम नॉन डिस्काउंट कस्टमर्स के रिसीवेबल्स को इसके अंदर यूज करेंगे। तो डीएसओ का जो फॉर्मूला था वही हम यूज करेंगे। तो वो अगर फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो आपके जो डीएसओ आपके निकलेगी, डीएसओ का फॉर्मूला हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो रिसीवेबल्स होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, अब ये नॉन डिस्काउंट को मैं लिख रहा हूँ, नॉन डिस्काउंट आप लिख लेंगे, नॉन डिस्काउंट कस्टमर्स। ठीक है, तो आप जो रिसीवेबल्स लेंगे वो भी नॉन डिस्काउंट कस्टमर्स के लेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल्स एट्रीब्यूटेबल टू नॉन डिस्काउंट कस्टमर्स, फॉर्मूला वही डीएसओ वाला है, नॉन डिस्काउंट कस्टमर। और इसको आपने डिवाइड करना होता था डेली सेल्स के साथ, अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय डेली सेल्स होता था। तो यहाँ डेली सेल्स भी जो आपने निकालनी है वो भी नॉन डिस्काउंट कस्टमर्स की निकालनी है। ठीक है, डेली सेल्स या डेली ग्रॉस सेल्स टू नॉन डिस्काउंट। असल में देखा जाए तो वही फॉर्मूला, चेंज नहीं हुआ कुछ। ठीक है, तो हमारे पास इनकी वैल्यूज हैं, ये अभी हमने वैल्यू निकाली है 45 मिलियन। ठीक है, और ये 1.2 मिलियन था, उसका हाफ करेंगे तो 0.6 मिलियन बचेगा। आपने कहा था कि हाफ कस्टमर डिस्काउंट नहीं लेते, अदर हाफ नॉट टेक डिस्काउंट, तो हाफ है ना, 1.2 मिलियन आपका बना, उसका हाफ 0.6 मिलियन है। इससे आपने डिवाइड कर दिया तो ये आपका डे सेल्स आउटस्टैंडिंग आ जाएगी नॉन नॉन डिस्काउंट कस्टमर्स। तो ये आप जब निकालेंगे इसको तो ये आएगी आपकी 75 डेज। तो 75 डेज ये लगाते हैं पे करने में। ठीक है, यहाँ नहीं बताया हुआ है कब वो पे करते हैं, 60 डेज है लेकिन वो 15 डेज मजीद लेट करते हैं। तो 75 डेज में वो पे कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, दे आर पेइंग ऑन 75th डे। तो ये आपने डीएसओ यानी डेज से आउटस्टैंडिंग में एवरेज कलेक्शन पीरियड ले रहे हैं ना उनका, कि वो कितनी देर में पे कर रहे हैं, आप कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कंप्यूट नॉमिनल एंड इफेक्टिव एनुअल कॉस्ट। तो आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। नॉमिनल कॉस्ट के लिए हमने क्या किया था, वो फॉर्मूला मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। इफेक्टिव और नॉमिनल दोनों की कॉस्ट के लिए वो कहता है ये सिर्फ नॉन डिस्काउंट का निकालें, तो हम नॉन डिस्काउंट का निकालें। ठीक है, और यूजिंग देयर एक्चुअल पेमेंट, तो एक्चुअल पेमेंट 75 डे है, ये हम यूज करेंगे इसके अंदर। तो आपका नॉमिनल नॉमिनल कॉस्ट ऑफ पेड क्रेडिट, फॉर्मूला वही यूज करेंगे हम जो पहले यूज करते हैं, डिस्काउंट रेट ओवर 1 - डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाइड बाय 365 और डिवाइडेड बाय जो नेट डेज जिसमें एक्चुअली वो पे कर रहे हैं वो 75 है, माइनस डिस्काउंट डेज। तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें। डिस्काउंट कितना मिल रहा था आपको, इट वॉज 3%, हाँ, 0.03। और 1 - 3% कितना बनेगा, 0.97 मल्टीप्लाइड बाय
365, 75 एक्चुअल डेज जो ले रहे हैं, और 15 डेज जो है डिस्काउंट डेज है। तो आपने ये जब सॉल्व किया तो आपके पास नॉमिनल कॉस्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट आ गई 18.18%। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इफेक्टिव भी फाइंड करें। इफेक्टिव के लिए फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा, मैं यहाँ फॉर्मूला एक दफा लिख देता हूँ, वैल्यूज आप खुद पुट कर लीजिएगा। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ ट्रेड, तो फॉर्मूला क्या था? 1 + D/1 - T, और इस पूरे की पावर 365, और पावर में ही डिवाइड हो रहा है, नेट डेज माइनस डिस्काउंट डेज। ठीक है। और इसमें कर रही है -1, इसमें वैल्यूज पुट कर रही है। ये जब वैल्यूज सारी पुट करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू इफेक्टिव की हमेशा ज्यादा आती है। ठीक है। इट वुड कम आउट टू बी 20.36%। ये वैल्यू इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते। ठीक है। इसको आप खुद कर लीजिए, कर लेना। ठीक है। तो ये आपका प्रॉब्लम फ्री भी हो गया इस। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इसके ऊपर आप कह लें कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको जब क्रेडिट नहीं मिल रहा होता तो वो ट्रेड क्रेडिट को एज अ टूल यूज करती हैं, यानी दूसरे जो आपके सप्लायर्स वगैरह होते हैं उन उन वो जो क्रेडिट आपको देते हैं उसको आप यूज करते हैं एज एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट एज एन अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग सोर्स के तौर पे आप यूज करें। नॉर्मली ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये नॉर्मली कंपनीज उसी वक्त यूज करती हैं जब उनके पास कोई और सोर्स नहीं होता। ठीक है। स्ट्रेचिंग पेबल्स, यानी आपने जो पे करनी है अमाउंट उसको आप लंबा खींचते हैं, जितना खींच सकते हैं उतना खींचते हैं, और लेट से लेट करके आप पे करते हैं। तो उनके पैसे आप यूज कर देते हैं। कॉस्ट एंड उसकी कॉस्ट भी निकालनी है, और रिलेशनशिप रिस्क भी है इसमें। जो आपका जो सप्लायर के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो वीक हो जाता है नॉर्मली, कुछ देर के लिए तो वो टॉलरेट करते हैं। उसकी रीजन मतलब ये भी हो सकती है कि आपका बहुत अच्छी रेप्यूट है तो वो उसको जाने दें और ज्यादा दिन भी लेट करें। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली ऐसे करते जाएंगे तो फिर आपकी डाउनग्रेडिंग हो जाती है, आपकी क्रेडिट रैंकिंग डाउनग्रेड कर देता है आपका सप्लायर कि इसको क्रेडिट ज्यादा दिन के लिए नहीं देगा, आपको मैं और क्रेडिट देना वो बंद कर देता है। तो वो उसको हम रिलेशनशिप रिस्क कह रहे हैं। अब इसके हम जो सिनेरियो है केस स्टडी को पढ़ लेते हैं। फैसलाबाद ऑटो कंपोनेंट्स नीड्स 50 million of additional current assets to support a new tractor parts order। वो कहता है कि उन्होंने ट्रैक्टर पार्ट्स के ऑर्डर करने, नए ट्रैक्टर, नया कोई ट्रैक्टर आया उसके पार्ट्स को ऑर्डर करना है, और उन पे कंपनी जो है कंपोनेंट्स की यानी स्पेयर पार्ट्स की कंपनी, शायद ट्रैक्टर्स की स्पेयर पार्ट्स की कंपनी होगी फैसलाबाद में। आपको पता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, इट्स अ फुल यूनिवर्सिटी ना। अच्छा। तो वहाँ एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च भी सबसे ज्यादा वहीं पे हो रही थी फैसलाबाद के अंदर। बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी है, लेकिन फैसलाबाद एक हब है उसका ना, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ पे है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो वहीं पे ज़्यादा हैं। ठीक है। तो 50 million आपको चाहिए, नया ट्रैक्टर है उसके लिए। द कंपनी करंटली परचेजेस इन्वेंट्री अंडर टर्म्स, यानी वो जो परचेजेस करते हैं वो कैसे परचेज करते हैं? 210 और N30 के ऊपर वो परचेज, 2% डिस्काउंट इफ पेड ऑन 10th डे, और नेट इफ यू पेड ऑन 30th डे, एंड ऑलवेज टेक्स द डिस्काउंट। और कंपनी हमेशा डिस्काउंट लेती है। नेट ऑफ डिस्काउंट परचेजेस आर 1 million पर डे, यानी डिस्काउंट लेने के बाद जो उनकी परचेजेस बन रही हैं नेट ऑफ डिस्काउंट वो 1 million है। ठीक है। सप्लायर वुड टॉलरेट पेमेंट ऑन डे 65 फॉर अ फ्यू मंथ्स, यानी वो सप्लायर को अगर वो 65 डेज के अंदर भी पे करें तो वो टॉलरेट कर सकता है कुछ महीनों के लिए, बिकॉज द इंडस्ट्री हैज एक्सेस कैपेसिटी। ठीक है। तो इंडस्ट्री यानी ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सेस में वो प्रोड्यूस कर रही है, यानी उनकी सेल्स इफेक्ट होती है जिसकी वजह से
उन्होंने इसके लिए क्रेडिट टर्म्स को थोड़ा रिलैक्स रखा होगा कि अगर लेट भी पे करें तो ठीक है, बट सप्लायर रिलेशनशिप में वीकन। एट द सेम टाइम ये हो सकता है कि वो नाराज हो जाए सप्लायर, और अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो मसला हो जाए। आप बैंक वर्किंग कैपिटल लोन, अगर बैंक से आप ये एडिशनल लोन लेते हैं 50 मिलियन का, तो वो अवेलेबल है 18% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट के ऊपर। नॉर्मली सिंपल एनुअल इंटरेस्ट रेट के ऊपर होता नहीं है, लेकिन यहाँ कंडीशन ये दी है कि 18% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट रेट पे है, कंपाउंडेड नहीं। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल का लोन वैसे भी 1 साल का ही होता है, उसमें कंपाउंडिंग क्या होगी? 18% सिंपल एनुअल, यानी साल के बाद आपको 18% जो भी आप लोन लेंगे उसके ऊपर आपको पे करना होगा। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? कंप्यूट एवरेज पेबल्स व्हेन द फर्म टेक्स द डिस्काउंट। जब डिस्काउंट लेगी कंपनी, तो उसके ऊपर आप वो कहता है कि फाइंड करें कि एवरेज अकाउंट्स पेबल कितने होंगे। तो अभी हमने क्वेश्चन किया है, अगर आप देखें, वी हैव जस्ट गेट द क्वेश्चन कि आपने डेली ग्रॉस सेल्स निकाली थी। ठीक है। यहाँ डेली ग्रॉस सेल्स ऑलरेडी वो दी हुई है। ठीक है। ग्रॉस सेल्स दी हुई है। डिस्काउंट कस्टमर्स का हमने क्या लिखा था? डेली सेल्स ऑफ डिस्काउंट कस्टमर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट डेज। तो हम यहाँ पे देखें तो क्या है आपके पास? डेली सेल्स है नेट ऑफ डिस्काउंट 1 मिलियन। ये ऑलरेडी डेली है, ठीक है, पर डे है 1 मिलियन। और डिस्काउंट डेज कितनी है? 10 है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो जो आप इसका डिस्काउंट निकालेंगे, एवरेज पेबल्स अकाउंट्स पेबल विद डिस्काउंट, अवेलिंग डिस्काउंट या विद डिस्काउंट, हमने अवेलिंग लिखा था पहले। तो डेली सेल्स 1 मिलियन की है मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंट डेज, तो ये सिंपली आपका 10 मिलियन। ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। कंप्यूट एवरेज पेबल्स इफ इट फोर गोज द डिस्काउंट एंड पेज ऑन डे 65। तो कहता है कि अगर ये फोर गो कर लें इसको, तो फिर ये पे करेंगे, वो टॉलरेट कर सकता है 65 डेज का, तो 65th डे को वो पे करेंगे। तो ये जो हमने डेली सेल्स निकाली थी, ये नेट ऑफ डिस्काउंट थी, तो ग्रॉस आपको निकालनी पड़ेगी। ग्रॉस डेली सेल्स निकालनी पड़ेगी। ग्रॉस डेली सेल्स के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास जो नेट डेली सेल्स है, इसको आप डिवाइड कर देंगे। हमने पहले भी ये ऊपर भी किया था। नेट डेली सेल्स को हम डिवाइड करेंगे 1 - डिस्काउंटेड के साथ। ठीक है। नेट डेली सेल्स 1 मिलियन है, और डिस्काउंट कितना है? 2% है, तो 0.98 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सॉरी डिवाइड कर देंगे 0.98 से। तो ये आपके पास बन जाएगी 1.02 मिलियन। ये ग्रॉस है। वो नेट ऑफ सेल्स थी 1 मिलियन, ये ग्रॉस आपकी डेली सेल्स आ गई। ग्रॉस डेली सेल्स अब आप निकालना चाहते हैं कि जी हम नहीं पे कर रहे हैं, तो ग्रॉस सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रॉस डेली सेल्स मल्टीप्लाइड बाय जो नेट डेज होंगे उनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ग्रॉस डेली सेल्स 1.02, और मल्टीप्लाई कर देंगे नेट, आप 65 डेज में पे कर रहे हैं, तो 65 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इट टर्न्स आउट टू बी 66.33 मिलियन, यानी आपके अकाउंट्स पेएबल, अगर नॉट अवेलिंग, विदाउट डिस्काउंट, अगर आप करते हैं तो फिर अकाउंट्स पेएबल आपके इतने होंगे। ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें आप। ठीक है। ये 10 मिलियन था विद डिस्काउंट, और विदाउट डिस्काउंट 66 मिलियन। ठीक है। तो एडिशनल क्रेडिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो आप ले रहे हैं। इफ यू आर पेइंग ऑन डे 65, तो एडिशनल क्रेडिट आपका क्या होगा? विदाउट माइनस विद डिस्काउंट, विदाउट डिस्काउंट माइनस विद डिस्काउंट। Without discount, it was 66. It is 66.33, और with discount it is 10 million। तो ये कितना बन गया? It is 56.33 मिलियन। जबकि आपको कितना चाहिए था? You need 50 मिलियन। 50 मिलियन था ना?
तो क्या फंड रिक्वायर्ड होंगे अभी? 50 मिलियन से ज्यादा ही आपको मिल रहा है यहाँ पे, टाइम मिल रहा है ना इसके लिए। तो यू आर यूजिंग सप्लायर्स मनी। कितनी मनी यूज करें? 56.33 मिलियन की आप उसके पैसे यूज करें। ठीक है, कुछ महीनों के लिए तो कर सकते हैं ना आप, जैसे उसने कहा है, फॉर अ फ्यू मंथ्स, 65 डेज फॉर अ फ्यू मंथ्स। तो ये आपके पास, आपको अब फंड्स की जरूरत नहीं है। सॉरी। अच्छा, कंप्यूट एडिशनल क्रेडिट क्रिएटेड एंड डिटरमाइन वेदर इट कवर्स 50 मिलियन। यस, वो कवर कर रहा है, इसको भी हमने कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया। कंप्यूट नॉमिनल एंड इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ फोरगोइंग डिस्काउंट। तो निकाल सकते हैं, उसका तो वही तरीका है। तो सिंपली आप उसका फॉर्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, नॉमिनल, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा देगा। ठीक है, वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं। नॉमिनल कॉस्ट ऑफ एट, शॉर्ट करके लिखो, डी ओवर 1 - डी मल्टीप्लाइड बाई 365, और डिवाइड करेंगे किससे? जो नेट डेज जिसमें आप पे कर रहे हैं, यू आर पेइंग इन 65 डेज। डिस्काउंट डेज कितने हैं आपके पास? 10 डेज। ठीक है, इसको डिस्काउंट आपका कितना था? 2%। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तकरीबन आएगा 13.54%। तो जब इफेक्टिव निकालेंगे इसका, तो इफेक्टिव का भी मैं फॉर्मूला यूं लिख लेता हूँ। इफेक्टिव, उसमें भी वैल्यूज आपने पुट करनी है, मैं आपको फाइनल वैल्यूज की भी बता देता हूँ। इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ एट क्रेडिट, तो कॉस्ट इसकी कितनी पड़ेगी? 13.54% है, और आपको जो बैंक से मिल रहा है वो 18% है। अभी देखते हैं इफेक्टिव कितना है, तो हमें इसका पता चलेगा क्या हम ये यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते। अगर ये कॉस्टली पड़ रहा हो उससे ज्यादा, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर आपको अवेलेबल है ना, ये उसने कहा है कि वर्किंग कैपिटल लोन इज अवेलेबल एट 18%। तो वी आर कंपेयरिंग वेदर वी शुड यूज दिस एज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग और नॉट। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे इसको। तो हमने इसका फॉर्मूला लिखा था 1 + b/1 - b इस होल की पावर 365, और मैं ये इसको माइनस ही कर देता हूँ, 65 - 10 55। ठीक है, और -1 करना है आपने। इसको जब आपने फाइंड आउट किया, इट टर्न्स आउट टू बी लिटिल हायर, 14.35। ठीक है, वेदर द फर्म शुड यूज स्टेट क्रेडिट और द बैंक लोन। तो ये कम है 18% है, तो यही यूज करेंगे। ठीक है, आप इफेक्टिव को देखेंगे। नॉमिनल को वैसे फाइंड किया हमने, क्योंकि उसने कहा था नॉमिनल भी फाइंड करें। इफेक्टिव को देखेंगे तो आपको एक्चुअली यू आर पेइंग 14.35% ऑन द मनी यू आर यूजिंग फ्रॉम योर सप्लायर। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका लास्ट मॉड्यूल है, लेकिन लास्ट मॉड्यूल को हम नहीं कर रहे। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। नई चीज जो है दैट इज कैश बजटिंग, बट द कैश बजटिंग यू हैव कवर्ड, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैश बजटिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका समझ लें कि रिपीटिंग टॉपिक है। कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग में आप कैश बजटिंग कर चुके हैं। तो बहरहाल आपके यहाँ पे मैंने, क्योंकि चैप्टर में ये चीज इंक्लूडेड थी, तो यहाँ मैंने उसके क्वेश्चंस भी दे दिए। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन के अंदर तो सिर्फ आपने कैश कन्वर्जन साइकिल निकालना है, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल निकालने हैं। तो ये आपके वही फॉर्मूलाज यूज होंगे जो ऊपर यूज हुए हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, अकाउंट्स पेबल निकालने हैं, ये सारे काम हम ऊपर कर चुके हैं। तो यू कैन गिव अ ट्राई फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस हैं वो। ये तो कैश बजटिंग के नहीं है।
ये जो इसके बाद का जो प्रॉब्लम है, ये ये है 3 मंथ कैश बजट। तो इसको वैसे कर लीजिएगा आप, ठीक है, एज एन असाइनमेंट के तौर पे। तो अदरवाइज यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज थिंग्स, ठीक है। इसमें आपने कैश बजट पर बनाना है दिसंबर जनवरी और फरवरी का। वैल्यूज यहाँ पे आपको दिसंबर जनवरी और फरवरी की गिवन, सेल्स गिवन है मिलियंस के अंदर, परचेजेस गिवन, और अजम्पशंस भी ऊपर लिखी हुई हैं, जो अजम्पशंस होती हैं इसके अंदर, अजम्पशंस भी गिवन है, ठीक है। ये कैश बजटिंग का है। बैंक फाइनेंसिंग टू क्योर पास्ट ड्यू पेबल्स से अल्फोर्स इसके अंदर क्या फाइंड करना है, कंक्लूड द बैंक फाइनेंसिस नीडेड टू एलिमिनेट द पास्ट ड्यू पोर्शन। ये भी कैश बजटिंग से ही रिलेट करता है। तो आप इसको कर लीजिएगा, ये वैसे बहुत सिंपल है, 1 मंथ ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अंडर ऑप्शन 1। और ऑप्शन 2, कंप्यूट टोटल रीपेमेंट मंथली इंस्टॉलमेंट अप्रोक्सीमेट एनुअल परसेंटेज रेट, इफेक्टिव एनुअल रेट, गिव बैंक ऑफिसर्स क्वालिटेटिव लेंडिंग डिसीजन, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसमें ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ऑप्शन 1 ये है और ऑप्शन 2 ये है, ठीक है। दिस इज ऑप्शन 1, ठीक है, एंड दिस इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 क्या है, 30 डे सिंपल इंटरेस्ट लोन एट 17% यूजिंग 360 डे का साल यूज करते हुए, 1 ईयर एड ऑन इंटरेस्ट लोन एट 15%, रीपेएबल इन 12 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो ये दोनों को आप यूज कर सकते हैं। असल में ये हम कह सकते हैं कि इसका ताल्लुक जो है, जब आपने वो पढ़ा होगा ना, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस, जब आपने पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी जब पढ़ रहे थे तो उसके अंदर लोन्स का भी एक पार्ट है ना, तो उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा, तो ये उससे रिलेट करता है, ठीक है। लेकिन टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं इसके साथ कंबाइन करके करनी पड़ेंगी, बट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ठीक है। और फिर ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपने कैश बजट बनाना है, और जो कैश आपके पास आएगा उसको आपने फिर देखना है इसके लिए, कैश कन्वर्जन साइकिल के इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। ये भी कैश बजटिंग का क्वेश्चन है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश आपका कैश बजटिंग आपकी नहीं आएगी, लेकिन असाइनमेंट के लिए आप इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू हैव लर्न द थिंग्स, लेकिन इट्स ओपन। आप को किसी चीज की समझ नहीं आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं थ्रू योर सीआर, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अगर ईमेल करना चाहें तो, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और आई विल ट्राई कि हम एक रिवीजन सेशन भी कर लें। अगर रिवीजन सेशन नहीं कर सके तो मैं आपको कुछ रिवीजन प्रॉब्लम्स जो है होपफुली दे दूंगा, जो कुछ भी हमने कवर किया है आपके फाइनल टर्म के लिए। तो आस्क योर सीआर कि वो जो है ना फॉलो अप करता रहे मेरे साथ, ठीक है। टेक केयर, इंशाल्लाह। कल की फिजिकल क्लास में इसी से रिलेटेड जो, अच्छा, मैं क्विज जो लूंगा वो कैश बजटिंग उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगा, वो पहले 3 पार्ट्स में से होगा। तो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और कल आपका क्विज हो जाएगा, और असाइनमेंट यही आपकी है। मैंने ज्यादातर क्वेश्चंस तो आपको करवा दिए हैं, कुछ के हिंट्स दे दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके छोड़ दिए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन असाइनमेंट में आप इसको कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये असाइनमेंट सबमिट कराते हैं, असाइनमेंट का जो ड्यूरेशन है सबमिशन का वो काफी कम है, और क्योंकि क्वेश्चंस भी कम है, ये अगर आपकी एक सिटिंग में ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये आप असाइनमेंट जो है कोशिश करें कि कल मिडनाइट तक जमा करा दें, ताकि मैं आपको आपका जो है वो आपके सेशन मार्क्स भी उसके बाद मैं आपको बता दूं, ठीक है। टेक केयर, ठीक है, टेक केयर। इंशाल्लाह कल हम मिलते हैं, और वो करेंगे हम अपना फेयरवेल करेंगे, ठीक है आपके साथ। अल्लाह हाफिज।